सत्य को खोजने वाले सभी साधकों को हार्दिक अभिनंदन। सभी स्टार सीड लाइट वर्कर का हृदय से धन्यवाद। इस चैनल पे जुड़े रहने के लिए, मेरा साथ देने के लिए और साथ साथ आगे बढ़ने के लिए। देखिए, इस समय एनर्जीज़ बहुत हाई हैं और आगे ये एनर्जीज़ हाई ही रहेंगी थ्रू आउट द ईयर। कम से कम शायद नेक्स्ट ईयर भी रहें, उसका मुझे पता नहीं है, लेकिन इस साल तो कम से कम रहेंगी। और जो लोग अवेयर हैं और ग्रेट सोलर फ्लैश की वेट कर रहे हैं, तो प्लीज़ वो ना करें, क्योंकि ग्रेट सोलर फ्लैश भी कुछ ऐसा ही है जैसे कि कोई कल्कि का वेट कर रहा है, कोई सेकंड कमिंग का वेट कर रहा है, कोई इमाम मेहंदी का वेट कर रहा है, एंड सो ऑन। तो ग्रेट सोलर फ्लैश एक इवेंट है, वो होगा कि नहीं होगा इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। और अगर ग्रेट सोलर फ्लैश का आप वेट कर रहे हैं तो उसे संभालने के लिए भी आपके अंदर एनर्जी होनी चाहिए। जैसे कि अभी आप इन दिनों में देख रहे हैं कि ट्रिमेंडस एनर्जी है और आपके खाने पीने के पैटर्न, सोने जगने के पैटर्न्स, सब पे फर्क पड़ रहा है। डीएनए अवेकन हो रहे हैं। ह्यूमंस जब यहाँ पृथ्वी पर उतारे गए तो आपके डीएनए कोड्स स्ट्रैंड्स ओपन थे, और डीएनए स्ट्रैंड्स ओपन होने के कारण आपके पास एक नॉलेज थी। बाद में कुछ नेगेटिव बीइंग्स के क्या बोलना चाहिए, मतलब उनके दखल के बाद आपके डीएनए के सारे स्ट्रैंड्स बंद कर दिए गए। केवल उस हेलिक्स में केवल 2 स्ट्रैंड छोड़े गए। 12 स्ट्रैंड का आपका डीएनए था, है, उसमें केवल 2 फिजिकल स्ट्रैंड छोड़े गए। बाकी पे सब ब्लॉकेज बिठा दिया गया। पुराने जितने भी मास्टर्स हुए उन्होंने अपने वो स्ट्रैंड्स ओपन किए हैं थ्रू साधना, मेडिटेशन, अलग अलग टेक्निक्स उन्होंने बताई। सबकी अपनी टेक्निक्स थी और सभी कारगर थी, क्योंकि आपकी एनर्जी को बढ़ाने के लिए कोई एक टेक्निक नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति एक नई टेक्निक, अपनी टेक्निक फॉलो करता है जो उसके दिल को अच्छी लगे। तो ऐसे ही मैं सहयोग को बोलता हूँ, और मैंने कई बार बोला है, मेरी अवेकनिंग सहयोग की वजह से नहीं है, मेरी साधना सहयोग के हिसाब से नहीं चलती। मतलब शुरू में, उसके बाद मैंने सहयोग को फॉलो किया, माता जी को फॉलो किया। सहयोग मैंने अपनी पत्नी के लिए ढूंढा था, काम किया, तो मेरी कुंडलिनी तो पहले से ही राइज हो गई थी। लेकिन बाद में फिर मैंने कुंडलिनी माँ के कॉन्सेप्ट को समझा। तब तक तो मैं चक्रास वगैरह भी नहीं जानता था। उसको समझ के फिर सहयोग के तरीके से ही सरेंडर करके आगे बढ़ा। तो जब मुझे ऐसे ही मिल गया तो, और देखिए, क्रिया योग करना मेरे लिए संभव भी नहीं है, शरीर काफ़ी भारी है, उसमें काफ़ी एक्सरसाइजेस, काफ़ी योग प्राणायाम होते हैं, वो मेरे बस का भी नहीं है। और विपस्सना के लिए इतना एकांत, इतना अंधेरा मिलना बहुत मुश्किल है शहरों की लाइफ में। तो किसी गांव वगैरह में आप हों, हिल स्टेशन पे हों, तो आपको मिल जाए। और कोई प्राणायाम ध्यान मुझे पता नहीं है, केवल ये 2-3 से परिचित हूँ। तो खैर, देखिए, बात कहीं से कहीं मुड़ गई। बात एनर्जीज की चल रही थी। तो जितने भी लाइट वर्कर स्टार सीड्स हैं, जिन्होंने अपना डार्क नाइट ऑफ द
सोल भोग चुके हैं, वो लोग ऑलरेडी 5D में 5D फ्रिक्वेंसी में आ चुके हैं और वो देख भी रहे हैं कि उनकी लाइफ चेंज हो रही है पूरी तरह से, उनके मैनिफेस्टेशन बहुत तेज हो रहे हैं। तो आप लोग 5D में एंटर कर चुके हैं और 5 डायमेंशन इज़ नॉट अ फिजिकल रियल्म, कोई भौतिक जगह नहीं जहां आप कूद के पहुंच जाएंगे। ये बस स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है जहां आप स्वयं से जुड़ जाते हैं, स्वयं को पहचान जाते हैं और आप जान रखते हैं कि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, स्टार्टिंग ऐसी होती है कि माता जी ने भी इसके बारे में बोला, लेकिन उन्होंने ये 5D कॉन्शियसनेस का शब्द इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि चेतना उस समय रेडी नहीं थी इन सबको जानने के लिए, समझने के लिए। तो उन्होंने बोला आप समयातीत हो जाते हैं, गुणातीत हो जाते हैं, यानी कि गुणों से आगे आप निकल जाते हैं, समय से आगे आप निकल जाते हैं। और ये तो असंख्य लोगों को महसूस हुआ है पहले भी, जिन्होंने माता जी के अनुसार उनके समय में किया या जॉब कर रहे हैं, कि समय एक तरह से बंध जाता है। और ये बंधता कैसे है? क्योंकि 5D कॉन्शियसनेस में जो लीनियर समय है वो ख़त्म हो जाता है समय। और अब आप उस स्टेज पे आ ही चुके हैं कि लीनियर समय ख़त्म हो रहा है। बहुत से लोगों को आप देखेंगे, बहुत से लोगों को लगता है कि समय बहुत जल्दी बीत गया, कभी बहुत देर से बीतता है। तो ये समय का इल्यूज़न तो लगभग ख़त्म हो चुका है, थोड़ा बहुत समय में ये जो है वो भी ख़त्म हो जाएगा। और दो टाइप की कॉन्शियसनेस रहेगी, 3D और 5D। सब इसी समय पैरेलली चल रहा है। 5D वाले 5D का अनुभव ऑलरेडी कर रहे हैं, हमारे ग्रुप में बहुत से लोग हैं। कुछ लोग अभी भी संशय में पड़े हुए, ये कैसे होता है जी, ये क्या होता है जी, मेडिटेशन क्यों करना चाहिए जी। भाई आपके लिए नहीं बना हुआ ये, आप मत करिए, आपको इससे कुछ नहीं मिलने वाला है। मस्त रहिए, ज़िंदगी जैसे जी रहे वैसे जिए। तो पागल लोगों का खेल है, आप कहाँ आ गए इसमें? समझदारों का कोई काम नहीं है। इतना दिमाग लगा के क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, क्यों करना चाहिए, इससे होगा क्या, इतनी समझदारी का खेल नहीं है ये। तो जब आप सुनेंगे, सुनते ही आपका हार्ट कहेगा कि हाँ ये करना चाहिए यार, तब आप ओल्ड सोल हैं जो अपने लेसन्स ले चुके हैं। अगर आपको नहीं टच हो रहा, नहीं फील हो रहा है, तो अभी आपके लेसन्स बाकी हैं, अभी कुछ जन्म और लेने पड़ेंगे। तो इसमें ज़बरदस्ती मत भागिए। एक दो चीज़ अपडेट कर दूँ। एक तो जो नए लोग जुड़ रहे हैं ग्रुप में एक मैसेज आता है जुड़ते ही आपके, उसे ढंग से पढ़ा कीजिए। हमारे ग्रुप में कोई रूल नहीं है, केवल रूल आजकल एक बना दिया है, दो मान लीजिए। एक तो आप अपने डीपी में कोई भी इंसानी फिगर या भगवान की तस्वीर इस तरह की कुछ नहीं लगाएंगे। फूल, पत्ते, पहाड़, बादल कुछ भी लगा सकते हैं, चिड़िया विड़िया। दूसरा ये कि आप अपना नाम जेन्युइन रखें। अगर आप मेल हैं तो मेल नाम रखिए, ओरिजिनल रखें ना रखें वो आपकी मर्जी, लेकिन मेल है तो मेल रखिए, फीमेल है तो फीमेल रखिए। और नाम होना चाहिए, XYZ 1 2 3 4, ये सब नहीं चलेगा। तो ये दो हमारे यहाँ नियम हैं, ये मैंने इसलिए क्लियर किया कि वहाँ पे भी लोग ध्यान से पढ़ते ही नहीं है, ज्वाइन हो गए बस। और देखो, पढ़े रहने के लिए वहाँ मत आइए, ध्यान करते हैं तो आइए, और वहाँ आके क्वेश्चन ही मत पूछिए ध्यान क्यों करना चाहिए, कोई जवाब नहीं देगा, आपको निकाल के बाहर फेंक देंगे।
क्योंकि भाई ग्रुप अब इसलिए नहीं है कि आपके क्वेश्चनों के आंसर दिए जा सकें, वो पुराने सब वीडियोस में दिए हुए हैं। अपना होमवर्क करिए। वहाँ आने से पहले आप बहुत क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए कि हमको समझ में आ गया और हम अब साधना करेंगे। वो ग्रुप केवल आपके साधना के मार्ग को पे आपका मार्गदर्शन करने के लिए है। क्योंकि जब साधना करते हैं तो सर्टेन क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते हैं। अलग अलग स्थिति साधक की होती है, तब कहीं कहीं डाउट भी आते हैं, मार्गदर्शन करना पड़ता है। कहीं थोड़ा फिसलने लगता है तब सीधा करना पड़ता है। और भाई वहाँ डांट भी लगती है। सब कुछ प्रेम से नहीं होता वहाँ। तो ये आप ध्यान करें कि वहाँ हमें किसी की भीड़, हमें भीड़ चाहिए ही नहीं। वहाँ केवल वो आए जो साधना कर रहा हो। और वहाँ बैठ के खाली भी बैठे रहेंगे तो आपको कोई कुछ मिलने वाला नहीं। एक और हमने बनाया कि 1 महीने तक जो एक्टिव नहीं रहता है उसको हम निकाल के बाहर कर देते हैं। तो ये चीज़ें दिमाग में रख के वहाँ आए, बहुत स्पष्ट रूप से बता दी गई हैं आपको। जिनको जुड़ना है वो डिस्क्रिप्शन में जाएं, उसमें एक टेलीग्राम का लिंक है, उसके थ्रू जुड़ सकते हैं। जो लोग निकाल के बाहर कर दिए गए उनका मन है फिर से आने का, मेल वेल ना करें, दूसरी आईडी बना लें। कोई पुरानी आईडी से नहीं आ पाएंगे। अब हम किसी को रिमूव नहीं करने वाले। कैजुअली बहुत लेते हैं आप, फिर बाद में मेल करते हैं कि जी हमारा तो मोबाइल ख़राब हो गया था, ये हो गया। ये सब बहाने हैं। आप एक्टिव ही नहीं हैं ग्रुप में, इसलिए आपको निकाल दिया गया। दूसरी आईडी बनाओ, आ जाओ, उसके लिए कोई नहीं रोका हो। इस बार आए तो फिर तरीके से रहिएगा, नहीं तो फिर निकाल दिए जाएंगे। खैर, बात मैं कर रहा था कि आप लोग ऑलरेडी 5D को टच कर चुके हैं, जो डार्क नाइट ऑफ द सोल से निकल चुके हैं, और देख भी रहे हैं बहुत से लोग कि लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई है। अब तक जो ट्रॉमास थे लाइफ में वो धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। लेकिन ट्रॉमा गायब होने का मतलब ये नहीं है कि फिर से आप उसमें लिप्त हो जाए। भाई वो आपने एक बहुत गंदा समय काटा है, मैंने काट रखी है। डार्क नाइट ऑफ द सोल इतना आसान नहीं होता। तो जब इतना बुरा समय काटा दोबारा उसको आमंत्रित मत करो। और साधना तो करनी ही करनी है। बहुत से मैंने देखता हूँ कि भाई साहब एक ही समय की साधना हो पा रही है, माँ जाने, ये सब बहाने ना बनाइए। माँ जाने क्यों? आप क्यों ना जाने? जब इस पे माँ छोड़ सकते हो, जब घर में खाना अच्छा नहीं बनता तो बाहर निकल जाते हो, पैसे लेके होटल में खा के आते हो कि घर में अच्छा नहीं बन रहा, या लेट हो गए, भूख लग रही है, बाहर खा लेते हो। तो माँ जाने करा करो कि आज माँ जाने, आज नहीं मिलना है खाना, माँ जाने छोड़ो। बस साधना न करना है तो माँ जाने। एग्ज़ाम दे के आएंगे तो रिजल्ट माँ जाने, क्यों जाने भाई? अभी ग्रुप में किसी ने पूछा, जी मेरा MBA का एंट्रेंस है, मैं नहीं निकला तो क्या होगा? मैंने कहा भाई तू दे ही मत, तू फेल होगा पक्का। तूने प्रेशर ही इतना ले लिया अपने ऊपर। फिर नहीं हुआ तो क्या होगा? अभी तो हुआ ही नहीं, पर नहीं हुआ तो क्या होगा? तो इतना ज़्यादा उससे डर चुका है कि तू कुछ नहीं कर पाएगा। तूने प्रेशर इतना ले लिया, तेरे को एंजाइटी होगी, तेरे को आता होगा, तू गलत करके आएगा सवाल या जो भी आंसर है तू गलत ही लिख के आएगा। वो बोला अच्छा ही समझ में आ गया। अब माँ जाने, माँ क्यों जाने भाई? अगर तूने पढ़ा है तो तू ही जाने। अगर तूने वास्तव में मेहनत की है तो जो सवाल आएंगे या जो क्वेश्चन आएंगे उनके जवाब दे देना, खत्म कहानी। माँ क्यों जानेगी? तुझे खुद ही पता चल जाएगा तू सही करके आया कि गलत करके आया। और अगर तेरी चेतना का स्तर उतना ऊंचा हो गया होता तो तू ये सवाल ही ना करता। तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि तू पेपर देने के बाद मैनिफेस्ट कर ले, मैनिफेस्टेशन होगा ही नहीं, क्योंकि अभी तो तेरा
तू ही डरा पड़ा है पूरी तरह से उस क्वेश्चन पेपर से। तो क्वेश्चन पेपर पहले ही जीत चुका है, तुम तो हार ही चुके हो। ये बात नहीं है। तो फिर बात घूम गई। तो भाई साहब, जो आजकल एनर्जी चल रही हैं, इसके लिए मेहनत कीजिए, अपने ऊपर साधना कीजिए और स्वार्थी बन जाइए। स्वार्थी बड़ा अच्छा शब्द है, इसे जो है गलत शब्द अर्थों में यूज किया जाता है। स्वार्थी यानी स्वयं का अर्थ जानने वाला, खुद का अर्थ जानने वाला स्वार्थी, जो अपने अंदर उतरा हो, जिसे पता हो कि तू है कौन, ये होता स्वार्थी। तो मैं तो कहता हूँ स्वार्थी बन जाइए, अपना अर्थ जानिए, पहले स्वयं का अर्थ जानना सीखिए, स्वार्थी बनिए, क्योंकि स्वार्थी बन के ही आगे बढ़ा जा सकता है। और ये समय ही है अपने आप से जुड़ने का। बहुत से लोग हैं मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, भैया आपसे बड़ा प्रेम, और झूठ नहीं, बहुतों को है भी, दिखाई भी देता है, ऐसी बात नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मुझसे प्रेम अगर करना है तो सबसे पहले तो खुद से प्रेम करना सीखो, क्योंकि आप जो मुझसे प्रेम कर रहे हैं, अभी आप प्रेम दे नहीं रहे, अभी आप कटोरा लिए खड़े हैं। भाई हम तुमसे प्रेम करते हैं, हमें प्रेम दे दो। जब मैं प्यार से तुमसे बात करता हूँ तो मैं सवालों के जवाब देता हूँ तो बड़े खुश होते हो, भाई से बात होगी। लेकिन तुम्हारे कटोरे खाली हैं। पहले अपने से प्यार करो, अपने में परिपूर्ण हो जाओ। अब जो बात मैंने पिछले वीडियो में कही वो तो अलग ही है, वो तो सही है वो भी, कि भाई खुद में स्थित हो जाओ, और जितनी वाइब्रेशन खुद की बढ़ाते हो तो चेतना का स्तर कलेक्टिव का बढ़ता है, और इससे भी तुम धरती माँ की, सबकी, पूरे प्लेनेट की मदद ही कर रहे हो, वो अलग मैटर है। लेकिन मैं अब दूसरी बात कह रहा हूँ, पहले खुद में प्रेम करो, खुद से प्रेम करो, और उसके बाद आप देखोगे जब आप प्रेम से परिपूर्ण हो जाओगे तो आप दूसरों से प्रेम करना शुरू करोगे, दूसरों के लिए अनकंडीशनल लव, जिसमें कोई कंडीशन नहीं होगी कि आप प्रेम क्यों कर रहे हो, ऐसा चिपकोगे नहीं किसी से, लेकिन आपको दूसरे की सुख और दुख फील होंगे। ये है मेन चीज। और सुनो, जब तुम दूसरों से प्रेम करोगे तो समझो मुझसे कर रहे हो, जब तुम दूसरों की मदद करोगे तो समझो मेरी मदद कर रहे हो, ये ध्यान रखना। और जो मैं कह रहा हूँ कल को तुम भी यही कहोगे लोगों से कि भाई मुझसे प्यार कर रहे हो तो खुद को प्यार करो, और जब तुम दूसरों को प्यार करोगे तो मुझसे प्यार करोगे, और तुम महसूस भी करोगे उसको। मैं देखता हूँ जब हमारे वॉरियर ग्रुप में लोग दूसरों के लिए करते हैं मैनिफेस्ट, और बड़े दिल से करते हैं वो लोग, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा प्रेम आता है मुझे। हालांकि मैं थोड़ा सा इस मामले में, क्योंकि मेरे ऑफिस के टाइमिंग इस तरह के हैं कि उस समय मैं कर नहीं पाता हूँ, और दिन में और लोगों को फुर्सत नहीं होती, तो मैं करता नहीं हूँ उसको। लेकिन मैं महसूस करता हूँ वो वाइब्स जब वो दूसरों के लिए अपनी सर्विसेज देते हैं, सर्विस टू अदर्स। और सारे लोग अभी भी नहीं कर पाते हैं ग्रुप में सर्विस टू अदर्स, लेकिन दैट्स ओके, वो अभी उस चेतना के स्तर पे नहीं पहुंचे। सारा खेल चेतना का है, जो कर रहे हैं उनको पता है उन्हें क्या मिल रहा है, लेकिन अभी उनके भी कटोरे खा लेंगे, क्योंकि जिस दिन वो कटोरे भर जाएंगे तब आप विराट हो जाते हो, तब आपकी बूंद जो परमात्मा के सागर में से एक बूंद आपकी आत्मा के रूप में आपके अंदर, वो बूंद विराट होती है, वो बूंद सागर बन जाती है। अब जैसे मैं कमेंट खोल के ही रखता हूँ, कमेंट बड़े अच्छे अच्छे आते हैं, बाजी बाजी में बड़ी हंसी आती है। तो लोग अपने अपने ज्ञान पूरे देते हैं, लेकिन ये तो मुझे पता है वो बुकिश नॉलेज है, क्योंकि जिस
लेवल की जो आप बातें कभी कभी लिख देते हैं, अगर उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग आपकी होती तो आपका एक चैनल होता और शायद मैं आपका शिष्य होता। तो सिर्फ अपने आप को साबित करने के लिए कि हम भी ज्ञानी हैं, कहीं और से कट पेस्ट मत कीजिए। जो आप जानते हैं वही बताइए, क्योंकि अगर मैं आपके साथ क्वेश्चन आंसर पे आ गया तो फिर आपको शर्मिंदा होना पड़ेगा। और ये जान लीजिएगा, अपने आप को सिद्ध करने की कोशिश वही करेगा जिसके अंदर उतनी पावर ही नहीं होगी। ये जितने बाबा आप देख रहे हैं घूम फिर के अपने आप को भगवान बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। क्यों लगे रहते हैं? क्योंकि वो है नहीं, साबित करना चाहते हैं। क्योंकि जिसके पास कुछ है उसे साबित करने की जरूरत ही नहीं है। मेरे परदादा जी एक बात कहा करते थे कि बेटा, अगर गुड़ है तुम्हारे अंदर, मक्खियां अपने आप आएंगी। वो किसी शादी ब्याह में जाते थे तो अक्सर जो कपड़े पहने होते थे उन्होंने, सुबह पहन के घर से आते थे दुकान पे, दुकान से ही चले जाते थे ऐसी उन्हीं को पहन के। कई बार हमारी परदादी जी बोलती थी, क्योंकि हमने अपने परदादा दादी देखे हैं खूब, उनकी अर्थी को गांधा दिया है हमने। काफ़ी बड़े थे हम उस समय, क्योंकि हमारी दादा की शादी जल्दी हो गई, पापा की बहुत जल्दी हो गई। तो दादी परदादी बोलती थी कभी कभी कि तुम ऐसे ही चले जाते हो। बोले देखो, हम जहाँ भी गए आज तक लोगों ने उठ के हमारा सत्कार किया, कपड़ों की वजह से हमें कभी दुत्कारा नहीं, और सबसे आगे हमको जगह मिली। न मान में कमी आई, न प्रतिष्ठा में। और उन्होंने कभी कहीं कोई पोस्टिंग नहीं की, और जहाँ जाते थे लोग अपने आप आइए पंडित जी बैठिए, आइए आइए। और ऐसा भी नहीं था कि पूरे कस्बे के अकेले पंडित हों, लेकिन उनकी बात में वजन था। उन्होंने कभी कुछ साबित नहीं किया, क्योंकि जो आदमी है उसको साबित करने की आवश्यकता ही नहीं। हंसी आती है मुझे जब आप बड़े बड़े कमेंट्स लेके आते हैं। हमारे ग्रुप में भी पीछे एक व्यक्ति ने कुछ बात लिखी थी, तो वो तो ग्रुप है, वहाँ तो ओपन डिस्कशन चलती है। मैं कह भाई साहब जरा समझा दो इसको कैसे होती है, हमें समझ नहीं आई। उन्होंने कुछ लिखा, मैं यार अभी भी समझ में नहीं आई, या तो आप समझा नहीं पा रहे या हम समझ नहीं पा रहे। बोला ऐसे होता, मैंने ऐसे कैसे होता जरा बताओ। आप किसी बारे में ज्ञान दे रहे हैं, आपको उसकी डेप्थ नॉलेज ही नहीं है। मैंने कहा भाई बताओ तो कुछ इस तरीके से जैसे सड़क चलते छोटे से बच्चे को भी समझ में आ जाए कि ये क्या कह रहा है, वरना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर तो ऐसे तो बहुत सारे बाबा हैं, बहुत सारी किताबें लिखी उन्होंने। ऐसे तो आसाराम बापू के भी आज तक चले उनको भगवान ही मानते हैं। बाबा राम रहीम के भी बहुत सारे चले आज तक उनको भगवान मानते हैं। तो संत रामपाल के चले, तो मैं बड़े बड़े टॉप नाम बता रहा हूँ। ऐसे पता नहीं छोटे मोटे बाबा शहरों में पता नहीं कितने फिर रहे हैं। होता क्या है, जब आप किसी पे बहुत ज़्यादा श्रद्धा कर बैठते हैं और वो कह दे जाओ तुम्हारा काम हो जाए, ये चीज़ ये उपाय कर लो, पूरी श्रद्धा से आप उस उपाय को कर लेते हैं। जहाँ आपके दिल ने ये मान लिया ये हो जाएगा, अब जिस बाबा के भोकाल आपको अच्छा लग गया और आपके दिल ने मान लिया, आप मैनिफेस्ट कर गए, वो हो गया। अब लगे आप उसके पैर पूजने, बाबा ने कुछ किया ही नहीं, किया तो आपने। ये बात लोगों की समझ में नहीं आती। तो भाई देखो, मुझे कुछ साबित करना नहीं है। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आती है मैं आपको दे देता हूँ। आपको अच्छी लगे रख लो, नहीं अच्छी लगे मत रखो। पहले ही कह देता हूँ भाई, आपको दिल पर रिजोनेट करे रख लेना, नहीं रिजोनेट करे छोड़ देना। आज भी पता नहीं मैं क्या कहने बैठा था और क्या क्या कह रहा हूँ, मुझे खुद नहीं पता। बात सिर्फ इतनी कहनी थी कि आप 5D में ऑलरेडी जा चुके हैं
और साधना, अगर मेरी बात सुनते ही आपके दिल में एक आवाज़ उठी, करनी ही है अब तो, और आप खोजते हुए पहुंच गए वीडियोस तक, साधना कैसे करें, आपने खोजते हुए देख लिया सरेंडर टू माँ कुंडलिनी। अभी मेरे को एक मेल आया किसी लेडी का, उसने वो मैसेज वो वीडियो देखा सरेंडर टू माँ कुंडलिनी से, कितना प्यारा मेल लिखा। हाँ, वो साधना कर रही है कि नहीं कर रही मुझे नहीं पता, तो उसने लिखा कि थैंक यू, आपने मुझे बताया मेरी असली माँ कौन है, अब मैं जान गई हूँ। अब यहाँ तक पहुँची है तो उसके दिल ने गवाही दी, साधना भी करेगी, आज नहीं करेगी, कल करेगी, कल नहीं परसों करेगी, कर भी रही हो क्या पता है। तो आप खुद ढूंढते हुए पहुंचेंगे, आपकी जिज्ञासा बढ़ जाएगी, आपको लगेगा अरे यही तो ढूंढ रहा था मैं, आपका दिल ही कहेगा यही तो ढूंढ रहा था मैं कब से, मिल गया, चलो। और जो अभी भी साधना क्यों करनी चाहिए, कैसे होती, भाई आपके लिए नहीं बनी, पागलों का काम है। तो अंदर से आवाज़ आएगी, आप पागलों की तरह लग जाएंगे, जुट जाएंगे, बस इसमें मिलेगा कुछ नहीं। अंधेरे कुएं में गोता लगाना है साधना, अंधेरे कुएं में, वहाँ कुछ नहीं दिखता, सब अंधेरा, और उसी अंधेरे से निकल के अपने आप को ढूंढने का प्रयास करना होता है। उसके बाद जब ज्ञान का प्रकाश अंदर से प्रज्वलित होता है, तब आपको ये दुनिया उस प्रकाश में अलग ही दिखती है। फिर आपको कम से कम स्पिरिचुअली तो कोई पागल नहीं बना सकता। और अभी तक भी मैं काफ़ी बोला हूँ इस टॉपिक पे, पता नहीं लोग अभी तक भी सेक्स पे अटके हुए हैं। सेक्स नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए भाई, शरीर दिया भगवान ने, तुम्हारी शादी हुई है, अब चाहे पार्टनर तुम्हारा, तुम मेल हो तो वो फीमेल है, तुम फीमेल हो तो वो मेल है। इस पे मैंने काफ़ी बार बोला, और मैं तो भाई देखो आज भी मैं गृहस्थ हूँ, मैं अपनी पत्नी के साथ सेक्स लाइफ एंजॉय करता हूँ, संयम से करता हूँ, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड पे भी नहीं करता हूँ। लेकिन अगर रिक्वायर्ड हो किसी भी को, या उसे या मुझे, तो हम रोकते भी नहीं हैं। और एक बात और बताऊँ, जब आप दिल से सेक्स करते हो आनंद में, तो कुंडलिनी राइज होती है सेक्स के दौरान भी, ध्यान करना इस बात को। लोग अभी भी गिल्ट में पड़े हैं, हाय राम, हमने हमारा पार्टनर सेक्स करता और तुम्हारे साथ ना करे किसके साथ करे भाई, धर्म का काम है शादी के बाद। और मैंने वो बनाया था एक वीडियो, मानसिक व्यभिचार से बचो, हर तरह के व्यभिचार को छोड़ो। तो भाई बड़े बड़े हमारे साथ जुड़े हुए लोग भी नहीं समझ पा रहे उसको कि हमने करा क्या। आदत पड़ चुकी है मानसिक व्यभिचार की। जैसे कि पहली बार कोई रिश्वत ले तो उसे बड़ा अजीब लगता है, और अगर 1 महीने रिश्वत वो लगातार लेने लगे, फिर उसकी आत्मा मर जाती है, तो उसे रिश्वत अब ऐसा लगता है कि ये तो मेरी, इट इज पार्ट ऑफ माई जॉब। तो जो मानसिक व्यभिचार कर रहे हैं बच्चे, उनको तो ये लगता है कि भाई इट इज़ अ रूटीन लाइफ फॉर अस, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कोई लड़का है, उसने आज एक लड़की से प्रेम किया, उसे छोड़ दिया, फिर दूसरी से कर लिया, फिर तीसरी से करा, और जुड़े होने के बाद भी, हमसे जुड़े होने के बाद भी, वीडियो देखने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा है। क्या कर सकते हैं ऐसे लोगों को। और फिर बता रहे हैं कि हाँ जी, अब हमने ये छोड़ दिया, हमने ये पकड़ लिया। भाई क्यों पकड़ लिया जब छोड़ा ही था? नहीं, ये वाला ज़्यादा अच्छा है। तुझे कैसे पता? नहीं बस पता है, पता है तो ठीक है। फिर भाई ऐसे लोगों को हम दूर से नमस्ते, अच्छा भाई नमस्ते, तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। अब भाई कोई नींद से जागा ही नहीं तो बात अलग है, और एक आदमी जो जागना ही नहीं चाह रहा, उसका क्या करोगे? क्योंकि उसके तो रूटीन में आ गया ये, उसे तो मानसिक व्यवचार करना ही है। उसको आप 10 छुड़ाओ, 11वां फिर पकड़ लेगा वो। और लड़कियां लड़के दोनों कर रहे हैं भाई साहब। तो आखिर में भैया
ऐसे लोगों के साथ रह के क्या फायदा। अपन हाथ जोड़, ठीक है भाई तू अपना ऐश कर, कि भाई आप किसी को नहीं समझा सकते, खुद ही समझ में आती हैं चीज़ें। ये तो मैंने मान लिया, और ये मैंने बहुत पहले मान लिया। जैसे आज हमारे ग्रुप में कोई डिस्कशन था, वरुण बोले कि जी भैया कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते, समझते ही नहीं समझते। तो मैंने उनको कहानी सुनाई, मैंने कहा भाई एक बार बाघ की और गधे की बहस हो गई। गधा बोला घास नीली है, बाघ बोला हरी है। बहुत देर बहसा बहसी हुई, जंगल के राजा शेर के पास पहुंचे कि भाई चलो वहीं फैसला होगा। जाति गधा बोला महाराज देखो घास नीली है ना, बोले हाँ नीली है। बोले देखो ये बाघ मेरे से बहस कर रहा कि हरी है, और मैं कहे जा रहा हूँ नीली है। बोले हाँ तुमसे बहस करने के जुर्म में इसे 12 दिन की सजा होगी। बोले थैंक यू महाराज, देखो मैं इससे कब से कह रहा। बोले आप ठीक हो, तुम जाओ। गधा चला गया हंसी हंसते खेलते। बाघ बोला कि प्रभु घास तो हरी है। बोले हाँ हरी है। बोले तो आपने उसकी नीली क्यों मानी और मेरे को सजा दे दी। बोले सजा तुम्हें घास नीली के ऊपर थोड़ी हुई है, सजा इसलिए हुई है कि गधे से बहस क्यों कर रहे हो। मैंने करी, उसने कहा नीली है, मैंने कहा हाँ नीली है। क्योंकि अगर मैं उससे हरी कहता वो तभी कौन सा मुँह मानता, वो तब भी यूँ कहता मुझसे बस सुन राजा तुम्हारा दिमाग खराब है। अब बताओ गधा तुमसे कहते तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम कहीं हो मुंह दिखाने लायक। वही जैसे ओशो कहता है कि भाई अपने से कमजोर आदमी से मत लड़ो। भाई अगर गलती से वो जीत जीत गया तो तुम कहीं दिखाने के काबिल ही नहीं रहे मुंह। और यदि वो तुमसे हार गया तो लोग कहेंगे बताओ साले क्या लड़े तुम उससे, तो बेचारा पहले ही मरा हुआ था। कमजोर आदमी से लड़ के जीतते हो तो कमजोर आदमी से कभी लड़ना ही नहीं चाहिए, और बहस भी नहीं करनी चाहिए। इसलिए अपन कहते हैं जिसको समझ में नहीं आ रहा तू मौज ले भाई, तेरे लिए नहीं है। बोले कुछ नहीं होता साधना से, बेवकूफ़ी ये लोग करते हैं बिना मतलब, पता नहीं क्यों बैठे रहते हैं आँख बंद करके। कुछ नहीं होता, जाओ तुम मौज लो। अरे जिंदगी दी है भगवान ने, ऐश करो, खाओ पियो, घूमो, लड़कियों के साथ घूमो, शराबें पियो, सिगरेट पियो, नशे करो, यही तो जिंदगी है। नहीं तो पढ़े लिखो, बड़े आदमी बनो, कुत्ते की तरह कमाओ, बच्चे पैदा करो, यही जिंदगी है। जैसा मैंने बताया तुम्हें, अब लग गई किसी को आदत मानसिक उपचार की, अब एक छोड़ेगा दूसरा पकड़ेगा, दूसरा छोड़ेगा तीसरा पकड़ेगा। और लाइव एग्जाम्पल बता रहे भैया, हाथ ही जोड़े भाई, तू जा तेरा काम जाने, हमें छोड़ तू, क्योंकि तुमने तो ये आदत डाल दी है। अब तुम्हें आदत पड़ गई, अब नहीं छोड़ोगे तुम इसे, जब तक कि तुम्हें उससे कोई भारी चोट ना मिले। और किसी के हिस्से की अवेकनिंग को रोक रहे हो आप, यदि उसकी उसे चोटों से बचा रहे हो, क्योंकि उसकी अवेकनिंग होनी ही ऐसे है, उसको उसमें पड़ना है, फिर लात खानी है, और लात खाने के बाद उसने सोचना है कि तूने करा क्या। फिर गिल्ट, हर एक को डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरना पड़ेगा। जो नहीं गुजरा वो आगे कैसे बढ़ेगा। तो उसकी डार्क नाइट ऑफ द सोल को क्यों रोक रहे हो। हमारे यहाँ हुआ है ऐसा भी, अब ये तो मुझे नहीं पता वो शख्स अब साधना करता है कि नहीं करता, लेकिन उसने अपने हिस्से का ये एनकाउंटर किया। वो एनकाउंटर करने के बाद भी आपको लगे कि आपके साथ गलत हुआ, तभी तो बात। फिर आया वो शख्स, माफ़ी मांगी, ग्रुप में भी ऐड हुआ। अब साधना करता है कि नहीं करता इससे भी हमारा क्या मतलब। कई लोग ग्रुप में ऐसे ही जुड़े हैं कि भाई चलो हम इनके साथ हैं। भाई कुछ नहीं होता, हमारे साथ मत रहो, अपने साथ रहो यार। ग्रुप केवल लोगों की हेल्प के लिए, जो लोग साधना कर रहे हैं, क्योंकि साधना करने के बाद, साधना करना जब स्टार्ट करते हैं एनर्जीज फ्लो होती है शरीर में। आजकल बहुत ज़्यादा एनर्जीज चल रही हैं, कॉस्मोस से बहुत एनर्जी आ रही है, तो बहुत तेज़ी से उठती हैं, लोग पागल हो जाते हैं उसमें। पागल से इन द सेंस
उनको समझ में नहीं आता होता है कि हमारे शरीर में चल क्या रहा है। तो बहुत से लोग डर जाते हैं, डर के साधना छोड़ देते हैं। वो साधना ना छोड़ें, इस मार्ग पर बने रहें, उनको गाइड करने वाला कोई हो, बस इस पर्पज़ के लिए ग्रुप है। वहाँ कोई फालतू बकवास हम करने ही नहीं देते, कोई डिस्कशन किसी टॉपिक पे नहीं होता, क्योंकि कोई भी कुछ भी बोले हम सीधा एक बोलते दिमाग ना चलाओ ज़्यादा, बस साधना करो, इतनी बातें होती। तो इसलिए साधना कर रहे हो तो आ जाओ। और मैंने देखा है बहुत लोगों को वहाँ पे हैं, उसके बाद 1-on-1 मैसेज करेंगे, हमारे साथ ये हो रहा है, तुम्हें शर्म आ रही है लिखने में? वहाँ इतनी गंदी बात कर रहे हो तुम हमसे, जो तुम्हें 1-on-1 लिखना पड़े। और अगर इतनी गंदी बात तुम्हें करनी भी है तो हमसे क्यों करनी है? अपने पति से करो, अपने घर वालों से करो, हमसे क्यों करते हो? हाँ जानते हैं कभी कभी ऐसा कुछ होता है कि बहुत पर्सनल है, तुम्हें ईमेल है, ईमेल करो, काहे को 1-on-1 मैसेज करते हो? एक बंदे आए हवाई जहाज से उड़ते हुए, 5-7 क्वेश्चन दाग दिए, ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, इसका क्या मतलब है, ताकि हमने मारा ब्लॉक। 2 दिन बाद ग्रुप में आए फिर वही। अब लोग हमारे यहाँ आंसर, ना क्यों आंसर दे रहे हो, बेवकूफ़ आदमी है ये, तो करना धरना कुछ है नहीं, अपनी जिज्ञासा पूर्ति के लिए आ रहा है और ये साबित करना चाहेगा कि साधना में कुछ नहीं रखा। तो भाई हम मान रहे कुछ नहीं रखा, पागलपन है ये, पागल लोग करते। तू समझदार है, तू मत आ हमारी तरफ, भाग जा, बच जा, समय है। एक बार फंसा तो फिर छोड़ेगी नहीं है तेरे को। तो भाई इधर मत आ, पागलों का काम है ये, समझदारों का काम थोड़ी है। अब आप रेडी ही नहीं हो, आपका दिल पुकार ही नहीं रहा है, तो काहे को भाई? ये कोई अम्यूजमेंट शो चल रहा है? हाँ कुछ ना मिलेगा भाई, अंधकार है टोटल। हम ऐसी चीज को पाने के लिए जा रहे हैं जिसका ना कोई रूप है, ना कोई रस है, ना गंध है, ना आकार है, ना वो दिखता, किसी ने देखा नहीं कैसा होता है, कहाँ मिलेगा ये भी नहीं पता, चारों तरफ व्याप्त तो उसे खोज रहे हैं आंख बंद करके। अरे कुछ तो हो, दिल तो लगे ये मिलेगा हमें, यही नहीं पता मिलेगा क्या। तो वही मैंने कहा, पागलों का काम। जो पागल होने के लिए तैयार हो या जो पागल हो ऑलरेडी, वो आ जाए, वही आ पाएगा। समझदार लोगों को पागल होना पड़ेगा पहले, इसमें आके पागल नहीं हो सकते, पागल होके इसमें आते हो। तो जिन्होंने अपने हिस्से की ज़िंदगी जी ली, जिनके डार्क नाइट ऑफ द सोल हो गए, जिनको लग गया, उनको पता कि साला अब इस संसार में कुछ बचा ही नहीं है, जो आत्महत्या की लेवल तक सोच चुके हैं, वो पागल होते हैं, वो आते हैं। उनको जब ये छूता है तब वो इसमें घुसते हैं। और मेरी गारंटी है, जिसका डार्क नाइट ऑफ द सोल नहीं हुआ, जो टूटा नहीं ज़िंदगी में, जिसके लिए ज़िंदगी व्यर्थ नहीं हुई, वो नहीं आगे बढ़ पाएगा। और नए बालक जिन्होंने आज तक कोई प्रॉब्लम ही फेस नहीं की, वो घंटा ना बढ़ पाएंगे इसमें आगे। चाहे पुराने लाइफ के कैसे भी पैटर्न हो, इस लाइफ में आपको ठोकर लगनी अनिवार्य है। पहले मैं यही कर रहा था, कुछ बच्चों के साथ बैठ के सोचता था इनको ठोकर ना लगे, ये ऐसे ही आ जाए। लेकिन बाद में समझ में आया, भाई किसी और के समझाने से कोई कभी समझता ही नहीं है, समझ तो खुद ही आती है अंदर से। तो भाई क्यों किसी के विकास में बाधा बनते हो, क्यों किसी को ठोकरों से बचाते हो? ठोकर खाने दो उसको। प्रॉब्लम यही होती है हमारे साथ, हम अपनी डेली लाइफ में भी ये करते हैं अपने बच्चों के साथ। हम उनके लिए ऐसी लाइफ बनाते हैं कि उनको सब इजी हो जाए, उनके हिस्से के कष्ट हम लेते हैं। पैसा कमाएंगे, उनको एसी में रखेंगे, गाड़ी में घुमाएंगे, उनको एग्ज़ाम में नंबर कम आए तो डोनेशन भरने को तैयार हैं, इंजीनियर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे। और उसके बाद वो औलाद अधिकतर नालायक ही निकलती है। वो तुम्हें न रखेगी अपने साथ कभी, क्योंकि तुमने उसे कष्ट ही नहीं भोगने दिए। उसे पता ही नहीं है कि हमारे माँ बाप ने कितने परेशानी उठा करके हमको यहाँ तक भेजा है। तुम तो चाहते हो उसकी लाइफ स्मूथ रहे, भुगतो अब स्मूथनेस उस लाइफ की।
और जिन बच्चों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुए, जिन्होंने देखा, अभाव में समय काटा, उनको पता चला कि हमारे माँ बाप ने हमारे लिए क्या किया, एक रेस्पेक्ट पैदा हुई उनके अंदर। और जब वो रेस्पेक्ट पैदा होती है वो नहीं जाती, वो बच्चा हमेशा आगे तक आपके लिए काम करता है। अब मैं क्या क्या बके जा रहा हूँ मुझे खुद नहीं पता है, कहाँ से टॉपिक उठाया था कहाँ पहुँच गया हूँ मैं, बच्चों पे, परवरिश पे। तो कुंडलिनी माँ ने मुझे सिखाया, तो उन्होंने किसी चीज़ से मुझे बचाया नहीं, मुझे जाने दिया। बड़े बड़े अंधे कुओं में धकेल दिया और बस खड़ी रही उस पल के लिए कि कहीं, जैसे कि कोई नदी बाढ़ के पानी से उफन रही है, फेंक दिया बीच में, जाने दिया, जाओ करो एक्सपीरियंस। और खड़ी रही उस चक्कर में कि भाई अगर डूबेगा तो बचा लूंगी, और उसे विश्वास था कि वो बचा लेगी, इसलिए उसने जाने दिया। क्योंकि मेरे अपने एक्सपीरियंस ही मुझे बताएंगे, वही ज्ञान होगा जो अंदर घुसेगा और उन खतरनाक रास्तों में उतार चढ़ाव करते करते आज इस कंडीशन पे पहुंच पाया कि अपने से जुड़ गया, खुद में पूर्ण हो गया। उसके बाद तुमको कह सकता हूँ कि भाई तुम भी खुद से जुड़ो, खुद में पूर्ण हो। इसीलिए अपने ग्रुप में डीपी हटाने का नियम बना दिया, कोई अपनी फ़ोटो नहीं लगाया। इसीलिए पहले मीट हुआ करती थी शुरुआत में, तो मैं सबसे कहता था भाई फ़ोटो दिखाओ अपनी, कैमरे ऑन करो। अब ना मैं ऑन करता हूँ ना उनके कराता हूँ, किसी का ऑन भी दिख जाए तो उन्हें कहता हूँ बंद करो कैमरा। क्योंकि अब मुझे फ्रिक्वेंसी से जुड़ना में आनंद आता है। चेहरों से आंखें धोखा खा जाती हैं। कोई सुंदर मासूम सा चेहरा होगा, भोला सा चेहरा होगा, आप उसकी तरफ आकर्षित हो जाओगे, लेकिन जब आंख बंद होंगी आपकी तो आप केवल उसकी फ्रिक्वेंसी से जुड़ोगे, आप बिल्कुल सच देखोगे ये बंदा क्या है। झूठ नहीं बोल पाएगा आपके सामने कोई, आंखें बंद कर लो। ये अनुभव हुआ। तो अब मैं लोगों की फ्रिक्वेंसी से जुड़ता हूँ सीधा, उनकी बात करने का अंदाज, और बड़ा ब्लंट हो गया हूँ, सामने सामने कुछ भी बोल देता हूँ। मेरा एक ऑफिस में मेरा एक कोलीग है, तो वो, मैं कहता हूँ कभी भाई मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ, हाँ हाँ सर आप जाओ, मैं हूँ, टेंशन ही मत लो। मैंने कहा भाई सबसे बड़ी टेंशन ही इस बात की तू है, जिस दिन तू नहीं होता उस दिन हम टेंशन फ्री होते हैं। तो ऐसे ही ब्लंटली बोल देता हूँ, क्योंकि डर लगता नहीं किसी से। और अब फ्रिक्वेंसी पकड़ता, शक्ल देखता ही नहीं किसी की, कौन खूबसूरत है, कौन बदसूरत है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, किसको दाढ़ी है, किसको नहीं है, कौन साला टेररिस्ट लग रहा है और कौन साला आदमी है। कई बार जो टेररिस्ट लगने वाला बंदा होता है बहुत मासूम होता है, और जो मासूम होता है वो साला बड़ा हरामी होता है। और इन्हीं चेहरों से ठगा गया हूँ, देखता ही नहीं अब चेहरे, बाढ़ में जाओ। अब तुरंत डिसीजन आता है अंदर से, मन करता है भाई इसे बस छोड़, खत्म कर। अब तुरंत ले भाई छोड़ दिया, और वो डिसीजन सही होता है। तो बाकी मैं सब कुछ इसमें कवर कर चुका हूँ, मैं क्या क्या कवर कर गया हूँ मुझे भी नहीं पता है। उम्मीद है ठीक ही बोला हूँगा, और नहीं भी बोला हूँगा तो भाई मेरे को पता ही नहीं है, तो जो बुलवाया जा रहा है बोल रहा हूँ। तो बस लास्ट इसी बात से करूँगा कि किसी का वेट मत करो। सोलर फ्लैश आएगी नहीं आएगी किसी को नहीं पता है। इवेंट्स बहुत अच्छे चल रहे हैं, एनर्जी बहुत हाई चल रही है। इसी साल में मास अवेकनिंग भी है, और हो सकता है कि इसी साल में आपका ईटी कांटेक्ट भी हो जाए। आई एम नॉट श्योर, डिपेंड करेगा कि आप कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को कितना ऊपर उठाते हैं, अपनी कॉन्शियसनेस पे कितना काम करते हैं। आप उनकी फ्रीक्वेंसी से मैच होते हैं तभी वो आपसे मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। डार्क फोर्सेस के सारे एजेंडे फेल होते जा रहे हैं, आगे भी फेल होंगे। एवरीथिंग इज़ इन कंट्रोल विद डिवाइन।
डिवाइन अपने प्लान के हिसाब से चल रहा है और उसके प्लान के हिसाब से ही सारा काम चल रहा है। अर्थ पे ये पहली बार हो रहा है, आज तक कभी नहीं हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि 75,000 साल का साइकिल हम ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन अर्थ की लाइफ इससे भी बहुत ज़्यादा है और ईटीज यहाँ बहुत पहले से आते रहे हैं। क्योंकि कुछ जीवाश्म हैं जो मिले हैं, वो कितनी सच्चा है वो तो खैर कार्बन डेटिंग वाले जाने। उन्होंने लाख लाख साल का जीवाश्म बताया, 1.5-2 लाख साल के जीवाश्म बताया। रशिया में कुछ बहुत नैनो पुर्जे मिले थे, नैनो स्प्रिंग्स, शायद 10 लाख साल या पता नहीं कितनी बता रहे थे। अगर कार्बन डेटिंग सही है, क्योंकि ये लोग हर चीज़ में घपला करते हैं, तो मैं इतना दिमाग नहीं लगाता। लेकिन हाँ, इतना कह सकते हैं अर्थ ने बहुत सारे असेंशन और डिसेंशन साइकिल देखे हैं, लेकिन इस साइकिल में जो डिवाइन का प्लान है वो कुछ अलग है। इसीलिए आपने देखा मासिव डीएनए अपग्रेड्स चल रहे हैं। कोई बंदा अछूता नहीं है इस पूरी पृथ्वी पे। लोग कह नहीं रहे हैं, बहुत से लोग दवाइयाँ खानी शुरू कर चुके हैं। मैंने आपको अपडेट दिया, लोगों ने माना कि हाँ ऐसा हो रहा है, लेकिन मेरी रीच बहुत कम है और मैं अंदर से ये इच्छा भी नहीं करता कि मेरी रीच बहुत ज़्यादा बढ़े। तो मैं कभी किसी से कहता भी नहीं सब्सक्राइब करो जी, शेयर करो जी, ये करो जी, वो करो जी। भाई जिसको जब मिलना है ये सब मिल ही जाएगा उसको। हम डिवाइन का काम कर रहे हैं, डिवाइन की मर्जी है वो कहाँ तक कैसे इसको ले जाए। तो मेरी रीच बहुत कम है और मैं खुश हूँ कि कम है। लगभग 5,000 लोग होने वाले हैं सब्सक्राइबर। इसमें भी वही मेरी जो ऑडियंस है वो ज़्यादा से ज़्यादा खींच के 1,500 से 2,000 तक जाती है व्यूज़ में। और इनमें जब हम देखते हैं एवरेज व्यू ड्यूरेशन इतना कम होता है कि पता लगता है ज़्यादा से ज़्यादा खींच के 200-300 लोग देखते होंगे पूरा वीडियो। ना भी देखें अपने कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो देखते हैं वो पाते हैं। बस इतना ही कहता हूँ, जो सुना करें होश से सुना करें, ध्यान से। कुछ करते हुए वीडियो सुनने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। मैं अक्सर करता हूँ ऐसा, कुछ चैनल मैसेज आ जाते हैं तो मैं कुछ करने लगता हूँ, लेकिन जो ढंग का जो मुझे दिल पे रेजोनेट कर जाए मैं उसको स्टॉप मारता हूँ। सारी चीज़ें आंख बंद करता हूँ, उसे पूरा सुनता हूँ। और जब तक एक एक बात समझ में ना आता है 2-2 3-3 बार तक सुनता हूँ मैं उनको, जब मुझे लगता है कि ये काम का मैसेज है, इसे पकड़ो। तो ये मैं करता हूँ। आप भी यदि ऐसे सुनने लगें फिर आपके प्रश्न ही खत्म हो जाते हैं। बाकी काफ़ी लंबा वीडियो हो गया साहब, करते करते बहुत दिनों में इतना लंबा वीडियो बनाया। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथ जुड़े रहने के लिए। और उम्मीद है कि जिन लोगों को रेजोनेट होता है वो करते होंगे साधना, तो साधना करते रहिए। बाकी कोई भी पर्सनल बात आप ऐसी शेयर करना चाहें जो ग्रुप में नहीं कर सकते तो मेल करिए, केवल 1-on-1 मैसेज मत कीजिए। अब मैं किसी से नहीं जुड़ना चाहता हूँ। जिनसे जुड़ा था उनको भी लगभग सभी को छोड़ चुका हूँ, क्योंकि अब मन ही नहीं है और ज़्यादा किसी से बहसने का भी मन नहीं करता और ज़्यादा किसी के क्वेश्चन आंसर करने का भी मन नहीं करता, न जवाब देने का मन करता है। सब कुछ तो बता चुका हूँ भाई, देख ले वीडियो देख लो। फिर भी साधना के दौरान अलग अलग लोगों को अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं, वो पूछते हैं तो बता देता हूँ। लेकिन उसमें भी आप 1-on-1 प्लीज़ मत कोशिश करें मेरे से बात करने की। मैं ब्लॉक ही मारता हूँ आजकल, और किसी किसी को नहीं मारता हूँ। एनर्जी समझ में आती है कि कौन भोलेपन में कर रहा है और कौन ज़्यादा शातिर बनना। जो शातिर बनना तो इमीडिएट ब्लॉक होता है, जो भोलेपन में करता है उसको एक तो चांस दे देता हूँ समझा के, भाई दोबारा नहीं करना। नहीं तो क्योंकि मुझे फ़र्क तो कुछ नहीं पड़ता, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कई बार
लाइफ एंड डेथ सिचुएशन टाइप हो जाती है, तो आपके पास एक मौका रहना चाहिए वन ऑन वन मैसेज करने का। बाकी तो मैं सबको ही ब्लॉक मार दूँ, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। और मेरी भी फ्री विल, जैसे मैं आपकी फ्री विल का सम्मान करता हूँ, मेरी भी फ्री विल है कि आप मुझसे वन ऑन वन बात ना करें, तो मेरी फ्री विल का भी सम्मान कीजिए। चलिए, बहुत समय हुआ, धन्यवाद आपका जुड़े रहने के लिए।